This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि जिन मौजूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में पाकिस्तान के अंदर, और दीगर मामलात की जानिब भी देखेंगे जिसमें सीपेक है और ज़ाहिरी बात है हमारा मुकाबला है। यहाँ पे चाबहार एक और अल्टरनेटिव पोर्ट के तौर पर हमारे यहाँ देख रहे हैं, हमारे ख़त्ते के अंदर वो बन रहा है। उसके अंदर हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा स्टेक्स भी ऐसा महसूस होता है, अतलात के मुताबिक हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट्स के मुतालिक भी बात करेंगे ब्रेक के बाद कि हमारा एक्सपोर्ट टारगेट मीट हो पाएगा या नहीं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर बंदरगाहों की तरक्की, बेहतरी और जिसे आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए बहुत मुशक्क़त, बहुत कोशिश की ज़रूरत है। बजट में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें इस बारे में दिखाई नहीं दी। हैरानकुन बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हुकूमत थोड़ी सी हमारी घबरा गई। वेस्टर्न प्रेशर आया ना, तो ये थोड़ा पोर्ट डेवलपमेंट और सीपेक के मामले में थोड़ा सा पीछे हट गए। मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? उसकी वजह यह है कि पूरा साल सीपेक का ढंढोरा पीटा। जब बजट आया तो किसान का बजट बना दिया उसको, सीपेक का बजट नहीं बनाया। ये एक अजब कन्फ्यूजन है। पहले हर सवाल का जवाब ज़रब-ए-अज़ब था, और जो ज़रब-ए-अज़ब को भी आपको पता है 2 साल हो गए, और ज़रब-ए-अज़ब अगस्त 2014 के अंदर अपने अहदाफ हासिल कर चुकी थी। आप अगर प्रेस रिलीज़ें पढ़ें तो आपको पता लगेगा अभी हम कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर हैं। पाक फ़ौज हमारी बड़ी एफिशिएंट है, और 14 अगस्त 2014 को ज़रब-ए-अज़ब के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मेजॉरिटी उनको मीट कर लिया था। अभी जितना कुछ है ये कंसोलिडेशन है, क्योंकि फ़ौज ने बड़ी कामयाबी के साथ बड़ी जल्दी से और बड़ी फुर्ती से अपना काम कर लिया था। लेकिन हर सवाल का जवाब सियासतदानों की ज़ुबान पर ज़रब-ए-अज़ब था, जबकि उनका कोई ज़रब-ए-अज़ब से, सियासतदानों का या सिविलियन हुकूमत का ज़रब-ए-अज़ब से क्या ताल्लुक़ था, इसके बारे में मैं कोई अपनी तरफ से पेशगोई नहीं करना चाहूँगा, अपनी तरफ से कोई तज़किया नहीं करना चाहूँगा। आप बड़े तेज़ हैं, आप पब्लिक हैं, आप सब जानते हैं। खैर, फिर उसके बाद एक नया चैप्टर खुला। वस्ते 2015 के अंदर आपको पता है चीन के सदर का पाकिस्तान की आमद होना और सीपेक का ढंढोरा पीटना शुरू हुआ। फिर उसके जनाब बाद दीवार से टकरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह वगैरह। फिर सारा साल जिस सवाल का जवाब पूछा जाए, सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ सीपेक आता रहा। लेकिन जब बजट आने का वक्त आया तो सीपेक आंखों से ओझल हो गई। वक्ती तौर पर थोड़े बहुत इक़दाम ज़रूर लिए गए, लेकिन सीपेक के ऊपर जिस तरह की तवज्जो देनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से बजट में उस तरह की तवज्जो सीपेक पर नहीं दी गई। ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। सीपेक का एक बहुत ही अहम हिस्सा गवादर है। $600 मिलियन तक जो मैंने पढ़ा था बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग में, $600 मिलियन से ज़्यादा की अखराजात इस पर होने थे, ताकि इसके तरक्याती काम इसके ऊपर और तेज़ किया जाए। मामलात कहाँ हैं, मैं इसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहूँगा, फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ बड़ी जल्दी तब्दील होती। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो ये मुजाहिदीन कहलाते थे, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो तालिबान हो गए, जब उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो अब आप जानते ही हैं अब उनको क्या कहते हैं। हमारी पॉलिसी एक दिन में बदलती नहीं, सालों में बदलती है, लेकिन जब बदलती है तो ऐसी बदलती है कि कोई और ही रुख ले लेती है। कश्मीर हो तो उसके बारे में हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले हर वक्त ख़बरों के अंदर पटग्राम, पुलवामा, बडग्राम, पता नहीं क्या हैं, उसके बारे में जिक्र आता था। फिर उस पर पॉलिसी में हम लोग जो हैं वो पीछे रह गए। मामलात कहाँ गए, किधर गए, कुछ पता नहीं। हालात वहीं के वहीं, और कुछ इल्म नहीं, कुछ पता नहीं कि अब आगे क्या होगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अरबाब इक़्तिदार और वो लोग जो कि अहम ज़िम्मेदारियों, अहम ओहदों के ऊपर जो हैं वो बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो अहमियत दें इस मंसूबे को, और सीपेक का मंसूबा तेज़ से तेज़ करें, क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं इस सिलसिले में। हमारे साथ थोड़ी देर में कोई टेलीफोन लाइन के ऊपर होंगे मेहमान। हाँ, असद इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, जो कि लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं। वेलकम करूंगा कैप्टन साहब आपको, कैप्टन असद इकबाल साहब। जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन असद इकबाल साहब, आज
मेरे जहन में बहुत सारे मौजूआत हैं। सबसे पहले तो पोर्ट डेवलपमेंट के मौजू पर बात करना चाहूँगा। आपको पता होगा सारा साल आपके टेलीविज़न का अगर आप वॉल्यूम कम कर लें तो गूंज कम हो जाएगी। माजरत के साथ थोड़ी गूंज आ रही है बातचीत। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो बात है हमारे लिए बजट में एलोकेशन जो होनी चाहिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, आपने वो देखी, क्योंकि सीपेक का ढंढोरा पूरा साल पीटा और अब जब वक्त आया बजट का तो गवादर के लिए कितने पैसे मुख्तस किए गए ये मुझे अब इतना मालूम नहीं। वैसे $600 मिलियन से ज़्यादा के अखराजात इन्हें करने हैं सीपेक के जो मंसूबे है उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे इसलिए? देखें जी, सच्ची बात है क्योंकि आपने मुझे ऑफ हैंड पकड़ लिया। आई वॉज नॉट, कोई बात नहीं, और काम में लगा हुआ था तो, और मैंने कोई बजट को भी इतना खास नहीं देखा, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये सीपैक को चलाना है और उसमें जो है कुछ पाकिस्तान की तरक्की का राज पाना है जो हम बगैर उसके कोशिश कर रहे हैं कि शायद खुद ही तरक्की हो जाएगी, तो वी नीड टू डू समथिंग। उस नीड टू डू समथिंग में आपको मैक्सिमम लोकेशन गवादर पोर्ट के लिए करनी चाहिए और बाकी पोर्ट्स के लिए भी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि अल्लाह के फजल से वो जो ना कौमों पे अल्लाह ताला जैसी कौमें होती हैं वैसे ही उनको हुक्मरान देते हैं जी, और हमें भी अल्लाह ताला ने जैसी हम कौमें, मैं समझता हूँ ऐसे ही हुक्मरान दे दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तसरन असद साहब मैंने कहा, चूंकि आपने बिल्कुल सही गिला किया है, आपको ऑफ द कफ इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आपको थोड़े से मैं फिगर्स बता दूं। 4.7 अरब रुपए जो हैं रखे गए हैं ईस्ट बे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ऑफ गवादर, ठीक है सर। ये दरअसल जो है ये 14 अरब अब मजीद जो है वो इसके जो मैं समझ सक रहा हूँ 14 अरब रुपए मजीद करने हैं। अच्छा, पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए गवादर में महज 1.6 अरब रुपए 1.6 बिलियन रुपीस महज दिए हैं, जबकि रिक्वायरमेंट जो है 17.6 अरब रुपयों की है। ये है जनाब सूरत हाल। $600 मिलियन हमें एलोकेट करने हैं और ये हमारी सुस्त रवि की आला मिसाल कि हम इतने पैसे दे रहे हैं। ये मुझे जो ज़राए अबलाग के ज़रिए पता लगा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस मुतालिक बताइए। वही मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था ना जी कि हम यही समझते हैं कि ग्वादर शायद बगैर पैसे लगाए ही हमें वो सब कुछ दे दिया जाएगा जो हम देगा जो हमें ख्वाबों में नजर आता है जी, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ग्वादर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेवलप करना होगा, मार्केट करना होगा, एंड देन वी विल बी एबल टू गेट आवर शेयर फ्रॉम द सीपैक। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग जो किसी को समझ में अभी तक नहीं आ रही, और वी आर डिलेइंग एवरीथिंग। सिर्फ इस अपने ज़हनी हमने जो बनाया हुआ है कि गवादर पता नहीं क्या चीज है, हर कोई मजबूर हो जाएगा गवादर के थ्रू आने के लिए। काइंडली हमारे जो हुक्मरान हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि गवादर के जरिए जो भी हम सीपैक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तब हमें मिलेगा जब हम गवादर को किसी स्टैंडर्ड पे लाके एक इंटरनेशनल टाइप की पोर्ट बना के और उसको मार्केट कर सकेंगे। मार्केट करने के लिए यू हैव टू स्पेंड मनी। बगैर पैसे जो है ना, अभी तक पता नहीं कितने सालों से गवादर का 2006 में मेरा ख्याल है ये बन गई थी और अभी तक वही हाल है। और उस हाल को बजाय इसके सुधारने के, आप देखें ना, आपने 17 अरब के कितने बताया और 1.6 आप लगाए। 1.6 में तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा क्या वो जो कहते थे गंजी आएगी क्या और खाएगी क्या, तो यू नो इट बेटर देन मी कि इतने से पैसों में वो तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो तकरीबन सीपैक के प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं या इसके साथ भी वही करना चाहते हैं जो हमेशा और प्रोजेक्ट्स के साथ होता है? सर मैं आपको वैसे बता दूं कि तकरीबन 60 अरब रुपयों से ज्यादा जो पैसे हैं, यह हमें इनिशियली बताया गया था कि 60 अरब रुपयों से ज्यादा जो है ये खर्च होगा गवादर की डेवलपमेंट के ऊपर। 60 अरब रुपयों से ज्यादा, ये सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, जो कि सीपैक के इनिशियल प्रोग्राम के अंदर जो बातें ज़राए अबलाग के जरिए हमें बताई गई थी, और एलोकेशन आपके सामने है, मुझे और मजीद बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू योर शो मैंने आपको दुनिया का एक नक्शा दिखाया था, मेरा ख्याल आपके पास मैं छोड़ दिया था कि आप इसको रख लें और आप उसको देखें। मैं पिछले दिनों भी एक आर्टिकल किसी का पढ़ रहा था कि जो कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट से
वो ग्वादर के थ्रू आएगा, वो चाबहार से कुछ नहीं होगा। हम क्यों गलत उसमें रह रहे हैं? सेंट्रल एशियन स्टेट डायरेक्टली कहीं से भी हमसे लगती नहीं है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स अगर थोड़ी बहुत हमारे ग्वादर के थ्रू आती हैं तो इट हैज टू बी थ्रू अफगानिस्तान, अदरवाइज दे आर गोइंग थ्रू ईरान। तो आपको रास्ता भी देखना पड़ता है और फिर उन चीजों को सबको मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम उन चीजों को देखते नहीं है। हमें किसी ने कान में या तो हमारे फूंक दिया या हमारे कोई इंटरेस्ट है को वो करने के लिए हम बस यही बात किए जा रहे हैं कि सब कुछ यहाँ से आएगा। यार सब कुछ यहाँ से कब कैसे आएगा? आना होता तो फिर तो 2006 से आ जाता ना, छोटी मोटी सड़क तो थी ना। आज तक तो कुछ नहीं आया और ना इधर से ही कुछ गया कि चलो वाया अफगानिस्तान ही को जाता, कोई कहीं से जाता। तो वी हैव टू वेक अप नाउ और हमें एक तो प्रॉपर लोकेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से, बल्कि मैं समझता हूं हमारी एक एक दिन में फॉरेन पॉलिसी बदलने वाली, हमारे इंटेलेक्चुअल्स फॉर सेल, हमारे यहाँ हमारी इंटेलेक्ट, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं वो लोगों की उंगलियों पे नाचने वाले, आप मुझे बताइए कहाँ से पॉलिसी बनाएंगे? कुछ अर्सा पहले आपको पता है एक बहुत बड़ा तमाशा हो गया, ड्रामा हो गया, और जनाब एक सियासी जमात भी आपको पता है कि वजीरिस्तान जा पहुंची, बोला सारे रास्ते बंद कर देंगे, फिर उसके बाद फिर रास्ता खुल गया, माल भी आ रहा है जा रहा है। मतलब कुछ कन्फ्यूजन सी है। हमारी कोई नेशनल डायरेक्शन है ही नहीं, हमारी कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं। कश्मीर हो, हमारी कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं। ईरान को किस तरह से हमने इसमें बात करनी है उनके साथ, हमारे पास कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं। चाबहार के लिए हमने आंसर क्या तैयार करना है, हमारे पास कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं। 3-4 आंटियाँ हैं, 4-5 अंकल हैं, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए थिंक टैंक इन्होंने बनाए हुए हैं अपने, वो आपको पता है मॉडर्न ड्रेसिंग और गोल्डन बाल करके रंग बिरंगे बालों के साथ वो आंटी अंकल जो हैं आपस में चाय पापे खाते हैं और गलत मिसलीड और मिसगाइड करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। मैं अफसोस के साथ आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारे पास चूंकि बंदा ही कोई सियाना नहीं हैगा तो फिर उन्होंने दी गल सुननी पैंदी है और उसकी वजह से फिर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें। जी नहीं जी, बंदे तो बड़े बड़े सियाने हैगे ने इस मुल्क विच, पर उन्होंने चांस ही नहीं दिता जाता। ये तो और चांस क्यों नहीं दिता जाता कि साडा सिस्टम ऐसा बन गया। जी, So I came to that. तो लेकिन ये कि हमने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया हुआ कि ये चंद लोग जी जिनको ना किसी चीज का पता है और जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, वो से तो इनको या तो सुधारना पड़ेगा और या किसी सुधारने वाले, या तो आवाम सुधारे या जो सुधारने वाले लोग हैं यू नो हु दे आर, इनको सुधारना पड़ेगा। एंड हर चीज के लिए जो भी हमारे यहाँ चीजें हैं उनमें टेक्नोक्रेट्स जिनको पता है कि क्या होता है उनको लाना पड़ेगा टू मूव दी थिंग्स फॉरवर्ड। इनमें से मुझे पूछें, बताएं, ये चाबहार की बात करते हैं, इनमें से कितनों ने चाबहार जाके पोर्ट देखी है फिजिकली? ये जितने बैठे हुए हैं जो पॉलिसियां बना रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव सीन चाबहार फिजिकली? हाउ मेनी ऑफ देम हैव सीन बंदरबास फिजिकली? इनको ये भी पता स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है कहाँ पे? बातें बहुत करते हैं कि हमारी जो है ग्वादर पोर्ट स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के मुंह पे है। आप तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप पता नहीं बातें क्या करते हैं। आर्टिकल लिखने वाले भी पता नहीं मेरी बात सुने, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना आजकल, ये मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आएंगे। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, ये मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आएंगे। आपको पता है एक जमाने के अंदर मुल्क के लिए अच्छी बातें करना और मुल्क की भलाई के लिए बातें करना मुल्क दुश्मनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपने मुल्क की भलाई के लिए बात करूंगा। नहीं, आपकी तरह और भी लोग अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि जो मुल्क की अच्छाई के लिए बात करता है उस पर कोई ना कोई इल्जाम लगा के उसको फारिग कर दिया जाता है। ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है सर। आपको याद होगा अफगान जो भी जंग हुई थी उसके दौरान जो लोग समझाते थे कि अफगान जंग का फॉलो आउट होगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो तबाही बर्बादी होगी, इंतहा पसंदी बढ़ेगी, उन लोगों को मुल्क दुश्मन कह दिया जाता था। फिर उसके बाद आज ही उन्हीं लोगों की तलाश जारी है कि कोई मिल जाए। ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है सर, हमारे मुल्क का अलमिया है। अच्छा, मैं आपको दूसरी जानिब थोड़ा सा लाना चाहूँगा सर, थोड़ा सा बजट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको इकोनॉमिक एंगल देना है। मैं आपको एक ओवरऑल आपको बताऊँ, आउटले कुछ इन्होंने बताया है कि एस्टिमेट कर रहे हैं ये 820 बिलियन डॉलर। तो ये अगर 820 बिलियन रुपीज़, डॉलर नहीं, 820 बिलियन रुपीज़ इफ़ ट्रांसलेटेड इनटू डॉलर्स, जट का हिसाब कर लेता हूँ, 100 रुपये डॉलर लगा लेता हूँ, तो तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 8.20 अरब डॉलर हमें चाहिए होंगे, ये दरकार होंगे ये पूरा काम करने के लिए। प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, छोटी सी रकम है, कर लें, चाइनीज़ से मांग लें, वो लोग आते रहते हैं पाकिस्तान, उनसे मांगे ये रकम, बोले जल्दी से हम कर लेते हैं ये सारा कुछ। हमने तो जी मांगने की वैसे ही मिसाल कायम की हुई है पूरी दुनिया में
तो और मांग लें, लेकिन चाइनीज बड़े सियाने, उन्होंने अभी तक हमें जो दिया है ना वो कर्ज दिया है, मांगने पे नहीं दिया। मांगने वाले को तो आप मुफ्त दे देते हैं फिर भूल जाते हैं, तो वो हमसे वापस लेंगे, और जब वो हमसे वापस लेंगे तो उसमें माशाल्लाह जिस मुल्क का वजीर खजाना खड़ा होके, एंड ही हैज द करेज, एंड आई वुड से, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड टू से दैट, कि अगर दाल महंगी है तो मुर्गी खा लो, तो उस मुल्क में क्या होगा? चिकन खाओगे? चिकन खा लो। और ऊपर से देखें आप, मुझे आप टैक्स की बात करते हैं, हमें टैक्स के पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कितने महकमे और कितने टैक्स हैं। आपको 100 रुपए में से मेरा ख्याल है 95 रुपए टैक्स देके 5 रुपए घर लेके जाते हैं, और बच्चा आप कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। मुल्क का मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस मुल्क का हर बच्चा पैदा बाद में होता है, टैक्स पहले देना शुरू कर देता है। आप ये देखें किस किस चीज पे टैक्स नहीं है यार, और फिर और टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, और अपने तुम्हारे कोई भी टैक्स नहीं है। जब तुम्हारी टैक्स रिटर्न्स देखें तो व्हाट इज गोइंग ऑन? 100% सही बात है, लेकिन सर फिर महवर वही बात आती है कि मेरा माइंड मुझे कुरेदता है कि सारा साल जो है वो यकीन करें माथे छलनी कर दिया हमारी हुकूमत के लोगों ने। जिस MNA जिस MPA से जिस तरह का सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब CPEC था, और अगर कुछ ना मिले तो ये कहना था कि जी हमारी अपोजिशन जमातें दरअसल CPEC को सैबोटाज करना चाह रही। मुझे ये बताएं कि हर चीज़ का महवर CPEC था, तो बजट के अंदर CPEC महवर क्यों नहीं है? इतनी थोड़ी थोड़ी एलोकेशनें क्यों की हैं? ये तो दाल निकलेगी इससे हमारे यहाँ CPEC की। तो वो MNAs MPAs जो भी हैं जो इतनी बातें करते थे, तो वो खामोश क्यों है? असेंबली में क्यों नहीं बोलते? इस बजट में ये एलोकेशन क्यों नहीं कराते? सिर्फ यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जिस वक्त आप समझते हैं कि फलां मसला गर्म है उसके ऊपर बात करके, एंड एवरीबॉडी ट्राइज टू बिकम हीरो इन दिस कंट्री, वक्त के हिसाब से, उसके बाद से उसका अंदर से वो बात नहीं होती उसकी कि भी ये हो या ना हो, ही इज नॉट बॉदर्ड, वो मीडिया पे आना चाहता है। यहाँ पर तो एक चीज आपको बताऊं, एक चीज, यहाँ वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है। बेसिकली बेल्ट के माने ये रेलवे। आप हैरान होंगे कि 2 अरब रुपए रखे महज। 6 प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान रेलवेज आर इंक्लूडेड इन द CPEC प्रोजेक्ट। उसके लिए सिर्फ महज 2 अरब रुपए रखे, 2 अरब रुपए। 2 अरब रुपयों में CPEC के लिए वन बेल्ट वन रोड बन जाएगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या विजन है, ये क्या विजन है? हमारे मेरे ख्याल जब हम नहीं होंगे तो तब कुछ बन जाएगी, क्योंकि ऐसा ऐसा बनाएंगे ना, पैसे ऐसा ऐसा लगाएंगे। सर 2 अरब रुपए, आई डोंट थिंक यू एंड मी विल सी दिस। सर 2 अरब रुपए मजाक है, इसमें क्या बनाएंगे मुझे बताएं ना। कह रहे हैं 6 मंसूबे। कह रहा हूं जनाब, इसमें जब कुछ नहीं बनेगा तो हर दफा 2-2 अरब करके, तो मेरे ख्याल जब बाय द टाइम वो वाला काम होगा तो तब तक मैं और आप नहीं होंगे ना, वी विल नॉट बी देयर। और तब जब वो बन जाएगी तो देयर विल बी नथिंग, बिकॉज ऑलरेडी देखिए थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट एंड वी हैव टू सी दिस कि आप चाइना से, इसके लिए तो आपको मुझे एक दिन आपको अपने प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। दे आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स यूरोप, दे आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स ये आपका पर्शियन गल्फ। सो आप कल को उनको वापस अपनी तरफ कैसे ला पाएंगे? बिकॉज कैसे लाएंगे, बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कैप्टन M असद इकबाल गिल साहब। एज ए लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ी माने-खेज़ गुफ्तगू रही। ज़ाहिरी बात है लोग इसे मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। बात यह है कि हर चीज़ को ही हमारे मुल्क में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। हम सिर्फ अपने मुल्क का भला चाहते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पॉलिसी मेकिंग या फॉरेन पॉलिसी मेकिंग या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कोई आम बात नहीं है, बड़ा सीरियस गेम है। बहुत सीधी सादी बात नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम होता है। इस पर बड़ी संजीदगी से सोचना है। लोग अमूमन बड़े जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होने के बजाय अकल के नाखुन लें और अक्लमंदी के साथ सोचें किस तरह से क्या चीज़ हमारे मुल्क के लिए अच्छी है और फिर उसको आर्गू करें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मुल्क के एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो फिर गिर रही हैं। और माजरत के साथ क्या करूँ, हमेशा इसी तरह की मनफी खबर ही आ जाती है। लेकिन लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं भी कभी कभार हैरान होता हूँ जिस तरह के ख्वाब बुनते हैं लोग और फिर ख्वाब टूटते हैं तो फिर मानते नहीं। अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। खैर यही सिलसिला कुछ हमारे मुस्तकबिल के मंसूबों में भी ना हो। मुल्क बड़ी उम्मीद लगाई बैठी है
लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारी आम आवाम, हमारे पाकिस्तानी उम्मीद और तवक्कुआत दिल में लिए बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल जो है बहुत ज़्यादा रोशन है। कभी एक ड्रामा खेला जाता है, कभी दूसरा ड्रामा खेला जाता है, कभी रिकॉर्डिंग के सोना जिसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सो पड़ा है उसके बारे में बातें की जाती हैं, दीवारों पे टकरें मारी जाती हैं, समुंदर में छलांगे मारी जाती हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग का सोना कहाँ गायब हो जाता है कुछ पता नहीं। मैंने गोरों से भी पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि अगर चांद पर भी इतना सोना मिल जाए तो हम चले जाएंगे। अनवार अहमद साहब जो कि सरबराह हैं एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के, HS ग्रुप के, उनको वेलकम करते हैं शो में। वेलकम करूंगा आपको जनाब। बहुत शुक्रिया अली भाई, मुबारक आपको और आपके व्यूअर्स। थैंक यू अनवार साहब। मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, मेरी जानिब से भी और व्यूअर्स की जानिब से भी मैं आपको रमज़ान मुबारक कह सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले हम बात CPEC पे कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट्स पे थोड़ी बात करना चाहेंगे। ताहम मैं आपको रोकूंगा नहीं, CPEC के मुतालिक थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ हर चीज़ ही नाकाबिले तस्खीर होती है, पता नहीं क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुश्किल उर्दू के, मुझे तो समझ भी नहीं आती कि जनाब हमारे मुल्क की तरक्की के लिए। लेकिन अब एक्सपोर्ट्स के जहाँ तक बात की जाती है तो बड़े ढंढोरे पीटे जाते थे कि GSP+ मिल जाने के बाद भंगड़े होंगे, नाच गाने होंगे, लेकिन अब भंगड़े और नाच गाने सिर्फ रमज़ान के आफ्टर इफ्तार ट्रांसमिशन तक महदूद हो गए हैं। हमारे मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका, एक्सपोर्ट गिरावट की तरफ, और मुस्तकबिल का भी कुछ पता नहीं कि एक्सपोर्ट किस समझ जाती है। इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा और अपना रिवायती अंदाज़ अपनाइएगा ताकि हमारे नाजरीन खुल के आपकी गुफ्तगू को एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया अली, आपने रिकॉर्डिंग से शुरू किया है। हमेशा आप जो है ना, पहले आप मुझे लहू लहान कर देते हैं, ऐसे टॉपिक को उठाते हैं कि पहले ही मेरा दिल रो रहा होता है और फिर उसके ऊपर आप मुझसे कहते हैं कि जी आपने पहले मेरे गले पे जो है वो तलवार रखी होती है और फिर कहते हैं आपने सांस भी नहीं लेना और सिर्फ बोलना है। एक्सपोर्ट गिरावट पहली बात और आखिरी बात, उसके बाद फिर हम बीच में बात करेंगे। सब नियतों का फतूर है। अगर हम अपनी नियत ठीक कर लें, अगर हम अपनी सिम्त का तयन कर लें, ये जो हमने अपनी जो अलग अलग दीवार, एक ईंट की दीवार बना रखी है ना कि जी ये एसोसिएशन ये करेगा, ये मिनिस्ट्री ये करेगी, ये गवर्नमेंट ये करेगी, फला गवर्नमेंट की फला रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फला एसोसिएशन एंड फेडरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई कब सोचेंगे कि कलेक्टिवली हमें कोई काम करना चाहिए? कोई कलेक्टिवनेस आपको कहीं पे भी नजर आती है? कहीं से भी, किसी की भी। आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इदारे, तो क्या आप घर को भी नहीं चला सकते जब तक कि आपके पास एक क़यादत ना हो, सरबराही ना हो, विजन ना हो, एक्सपर्टीज ना लें, प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर आप उसको ऐड ना करें, अवेयरनेस ना क्रिएट करें, न्यू चेंजेस को अडेप्ट ना करें, ये सारी चीजें ना करें और आप समझें कि जी आप दौरे हाजिर के तकाजों को पूरा करते हुए उस सिम्त में चल पड़ेंगे जिस सिम्त की आपकी जरूरत है। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? मुझे तो कहीं से भी नहीं नजर आता। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। आप अपने मसाइल में, आप अपने पैनामा लीक्स में फंसे रहेंगे, आप दूसरे मसाइल में फंसे, वो खत्म हो गया अनवार साहब, वो खत्म हो गया पानामा लीक्स। वो ऐसी लाल बत्ती के पीछे कौम को लगाया था टाइम्स आया, जैसे चिनोड का सोना, रिकोडिक का सोना, जुल्फिकाराबाद, पता नहीं कौन सा जापान के साथ मिलके कुछ बनाएंगे, पता नहीं जर्मनी के साथ मिलके कुछ बनाएंगे, पता नहीं किसके साथ। ये सब ऐसी बत्ती के पीछे लगाने वाली चीजें हैं सारी। फलांची थर का कोयला, ये सब लाल बत्तियां हैं, इनके पीछे कौम को लगाया जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं। मैं आपको थोड़ी सी दूसरी सिम्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक्सपोर्ट के ऊपर कोई क्यों काम करे, जितने इनके इंटरेस्ट है, जितने इनकी चीजें, एक तो पहली बात तो ये कि इन्होंने बैरूनी मुल्क में रखे हुए हैं हमारे सारे अरबाब इख्तियार ने, और जो दूसरे उन्होंने कमाने की जो मशीनें दे रखी हैं वो पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ है, जहां से लोकल काम हो रहा है, लोकल चीजों पे हो रहा है। आप खबरों में पढ़ ही रहे हैं, कोई बेस्ट फीड इंडस्ट्री इनकी चल रही है, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज इनकी चल रही हैं, शुगर मिल्स इनकी चल रही हैं। इनका एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक है? इनको तो पता है कि पाकिस्तान में कोई प्राइस चेक कंट्रोल कमेटी है नहीं। जब जी चाहे अपने रेट्स बढ़ा दो, चढ़ा दो, जब जी चाहे अपने लिए अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करनी है, चीजें इंपोर्ट करनी है, तो सब इंपोर्ट करते हैं ना। एक्सपोर्टर्स तो है नहीं, तो इंपोर्टर्स हैं तो अपने बेनिफिट की चीजों को प्रमोट करेंगे ना। आपको और मुझे या मुल्क के फायदे को या ज़र मुबादला को या जो लोकल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए क्यों करेंगे?
दुनिया भर में दस्तूर ये है कि जो चीज होम ग्रोन होती है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल इंडस्ट्री को बैन लगा देती है इंपोर्ट की दुनिया भर से। आपके यहाँ हर चीज बेला, मतलब आपको डीपीपी कहता है कि जी ये चीज पाकिस्तान में बैंड है, वो फाइटो लेते हैं, कस्टम को पैसे देते हैं, वहां से निकाल के इंपोर्ट करके ले आते हैं। तो जब इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का रवैया पाकिस्तान के अंदर होगा, मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूँ, हर चीज के साथ जब इस तरह का सलूक किया जाएगा तो आप कहाँ से देखते हैं, आपकी पैरिटी कहाँ रहेगी? अभी किसी चीज में आप नहीं ग्रोथ और इस पर एक और जुल्म, सुनिए, मुर्गी तो आप खाते होंगे, आप मुर्गी खाएं। नहीं मतलब ये तो एक मजाक है ना। देखो आप, हम एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, इकोनॉमी की बातें करते हैं, हम इतनी मैस बातें करते हैं, और जो लोग इन ओहदों के ऊपर पॉलिसी मेकिंग पर बैठे हुए हैं वो हमें कहते हैं मुर्गी खाओ। मतलब मजाक है, मतलब क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो आधा वक्त कंफ्यूज ही रहा, ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। मतलब पॉलिसी मेकर इस बारे में बात करेंगे एक्सपोर्ट कैसे बूस्ट करनी है, कि पल्सेस को कैसे सस्ते करें इंपोर्ट के जरिए, मार्केट के अंदर चलो कंट्रोल ना लाएं लेकिन कम से कम मॉनिटरिंग लाएं। आपका जवाब सवाल का ये है कि आप मुर्गी खाएं भाई, मुर्गी खाएं। जी हाँ, ऐसे ही। तो नहीं, मैं आपको बताऊं कि शुरू से मैं पर्सनली बहुत फेवर में था जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी। जी। बहुत सारे लोगों की तरह कि ये बिजनेस माइंडेड आदमी है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका जो है दर्द पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनके सर्वाइवल का दर्द वो दिल में रखते हैं। लेकिन इन जो साल और महीने गुजर गए, इसमें कहीं से भी नहीं नजर आया है कि जी आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आपने कुछ भी किया है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ भी किया है। कहाँ पे अली, बार बार मैं आपको कहता हूँ, वैल्यू एडिशन की तरफ आप जाते नहीं है। रॉ मटेरियल जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उसका अब उसकी हालत ये हो गई है, कॉटन आपके पास से खत्म, अब आप इंपोर्ट पे शुरू हो गए हैं। रिकॉर्डिंग की आपने बात की, आपने उनको पैकअप करके घर भिजवा दिया है कि जी आप जाएं, वो उनके सवालों के आप जवाब नहीं देते हैं, उनके कंसर्न्स को आप एड्रेस नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलियंस के। वो कहते हैं अगर आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे, हम माइनिंग करने के लिए आए हैं, मरने के लिए थोड़ी आए हैं। फिर आप चीजों को, आपको नेगोशिएट करना नहीं आता बिजनेस के जी, किस बेसिस के ऊपर नेगोशिएशन होती है। दुनिया भर में चाइनीज और दूसरे जो माइनिंग कंपनीज हैं, चिली को उठा लें, चाइना को उठा लें, इवन ईरान में डिस्पाइट ऑफ ऑल द सैंक्शंस, जो चाइनीज वगैरह या दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनीज जो आयरन ओर के लिए और दूसरी माइनिंग के लिए काम कर रही हैं, अपने टर्म्स को, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखते हुए सारी चीजों को नेगोशिएट करते हैं। आप लेट जाते हैं हर किसी के सामने, और उसके बाद उसका नतीजा ये निकलता है कि जी दुकान बंद करो और भगा दो इनको यहाँ से। तो इस तरह से थोड़ी चला कर, बड़ी दुख की बात है। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दोबारा से, पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि एक दफ़ा एक चीज़ पे जिद चढ़ जाए तो मैं फिर उस पर परेशान हो जाता हूँ। देखिए, सीपेक के ज़रिए हमने एक नई मार्केट भी तो एक्सप्लोर करनी है ना। तो चाइना से इंपोर्ट तो हम कर रहे हैं, तो चाइना में कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, नहीं? या सिर्फ इंपोर्ट करने का इरादा है? ये है कि सीपैक कनेक्ट करना चाहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, ताकि चाइना से एक्सपोर्ट का कहाँ से आपको, किसने, चाइना आप कुछ एक्सपोर्ट, सारा कुछ इंपोर्ट करेंगे उनसे? नहीं, चाइना से आपको किसने कहा है कि चाइना आपका दोस्त है इस मामले में? जहां पे इकोनॉमी की बात आएगी, चाइना पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है। आपके दिमाग में किसने ये बात डाल दी कि जी चाइना में एक्सपोर्ट होगा? चाइना तो अपने लिए आपको इतने पैसे लगा रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ताकि वो 5000 किलोमीटर दूर से ले जाके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपनी चीजें ना भेजे, वो आपके थ्रू यहाँ से उठाए, उनके पास से आएगा और आपके यहाँ पहुंचा, और यहाँ से आप विद इन 3-4 डेज जो है किसी भी मुल्क के अंदर यहाँ से थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट उसको डिस्पैच कर दें। चाइना आपके ख्याल में कि जी इंपोर्ट के लिए ज्यादा कर रहा है? अगर चाइना इंपोर्ट करेगा, मुझे थोड़ा सा समझाएं लॉजिकली, क्या चीज इंपोर्ट करेगा चाइना? क्या नहीं, हमारे पास इतने अच्छे चीजें हमारे पास, आम है, आम तो खाएगा ना चाइना। आम कितना, $20 बिलियन का आम ले लेगा चाइना। आप प्रोड्यूस कितना करते हैं मुझे ये बताएं? चाइना की अगर सिट्रस कर लेगा, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ले लेगा हमारी। सर बहुत, आप इस सारी चीजों को एक्यूमुलेट भी कर लें तो कितना आप एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे? $5 बिलियन बढ़ा लेंगे? क्या आपकी पाकिस्तान की पोटेंशियल $5 बिलियन की एडिशनल $20 बिलियन पे आप खड़े हुए हैं? आप $50 बिलियन पे तो इन पिछले 10 सालों में आप अपने एक्सपोर्ट को नहीं लेके जा पाए। अगर आप 100 बिलियन, $125 बिलियन का टारगेट नहीं लेके जाएंगे, अचीव नहीं करेंगे, तो आपकी जीडीपी कहाँ पे आके खड़ी रहेगी? तो छोटे ख्वाब देखेंगे। हर साल कर्जे लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं सकते, इंपोर्ट को आपने इतना बढ़ा दिया है, डायरेक्ट इंपोर्ट बिल्स, ऑयल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ये बिल्स, वो बिल्स। अब तो हालत ये हो गई है, आप उठाए ना इस साल के बजट में
कि आप अपनी इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट के मुकाबले में। हर चीज की तो आप मार्कअप ज्यादा पे कर रहे हैं। जब इज्तिमाई तौर पर कौम जो है वो छोटे ख्वाब देखेगी तो छोटा ही कुछ हासिल करेगी ना, बड़ा ख्वाब देखेगी तो बड़ा ख्वाब हासिल करेगी, अभी तो बड़ी चीज हासिल करेगी, छोटे ख्वाब देख रही है। ख्वाब दिखाऊंगा तो वो ख्वाब देखना सीखेंगे ना। अली अगर मैं ही उनको कहूंगा कि जी ये करो, ये नहीं करो, ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो, पानी पे गुजारा करो, एक वक्त खाने के ऊपर गुजारा करो, मैं तो उनको लाके दूंगा तो उनका पेट भरेगा ना। आप तो देखो ना, मुल्क का सरबराह नहीं करेगा तो फिर आप बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं तो मुल्क के अवाम तो बच्चे हैं ना वहाँ के। एक लतीफा आपको सुनाता हूँ, 70% तो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाली कौम है, तो उनको तो पता ही नहीं, उनको तो किसी चीज की अवेयरनेस भी नहीं दिखाई जाती। बकौल आपके उनको तो लाल बत्ती के पीछे दौड़ाया जाता है। सर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा चुटकुला सा आपको सुनाता हूँ जो कि आपको बयान करेगा कि अब हमारी इज्तिमाई तौर पर ज़हनियत कैसे हो चुकी है। एक आदमी के पास एक जिन आया, उसने पूछा कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा, बताओ क्या। उसने बोला एक बड़ा सा घर हो। उसने कहा हाजिर है। उस बड़े से घर में एक बड़ा सा सेठ आकर बैठ जाए। उसने कहा ठीक है, और वो मुझे अपने पास नौकर रख ले। ये 3 ख्वाहिशात। सोच और फिक्र का फर्क है। जब सोच और फिक्र ही कौम की ये बन चुकी है कि बस हम नौकरी करेंगे, हम दिहाड़ी पे चलेंगे, हम दोस्तों की ज़रूरत पे चलेंगे, हम सहारे ढूंढेंगे, परायों को देखेंगे, परायों को देखकर खुश होंगे, उनके यहाँ मतलब ड्यूटी मुलाजमत करके हम खुश होंगे, तो फिर तो यही निकलेगा ना। ये जो निकल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, अफसोस की बात है, अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजन की प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर आप ये देखें कि जी ऐसे लोग जो बैठ के ड्राइंग रूम में पॉलिसी मेकिंग करते हैं, किचन कैबिनेट बना के कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, 2 लोगों के अलावा मुझे बताएं तीसरा कोई आदमी चले। अगर आप वजीर दाखिला को निकाल दें मामलात में से, तो मियाँ साहब और डार साहब, ये 2 लोग मिल के आपका मुल्क चला रहे हैं। अली आप किस मुल्क में रह रहे हैं, किस ख्वाबो ख्याली में रह रहे हैं कि जी आपको जो है वो सीपैक, अगर आपने ये सारा कुछ बना भी लिया, उसको कैपिटलाइज किस तरह से करेंगे? हैव यू मेड एनी पॉलिसी? सर एमएफएन के लिए आपकी ताजिर बिरादरी के लोग दीवारों पे छलांगे, दरियाओं में छलांगे, दरिया रावी के अंदर स्विमिंग करना शुरू हो गए थे और जनाब दीवाने हुए थे। मुझे ये बता दें कि इंडिया को कितना आपने एक्सपोर्ट करके दिखा दिया जो एमएफएन आप स्टेटस देना चाह रहे थे। कौन से सीमेंट के बोरियों के थैले और पता नहीं क्या क्या आप वहाँ भिजवाना चाह रहे थे, कौन सी लॉन के प्रिंट आप वहाँ भिजवाना चाह रहे थे, क्या भिजवा दिया आपने? वहाँ भी तो 0/0 एक्सपोर्ट कोई भी नहीं बढ़ी। मैं आपके साथ इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट शेयर करूंगा अभी प्रोग्राम के बाद। अगले प्रोग्राम में आप उस रिपोर्ट को रखिएगा अपने सामने और पूरा एक प्रोग्राम कीजिएगा इस रिपोर्ट के ऊपर कि जी इंडिया पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक वॉर किस तरह से वेज करने जा रहा है और क्या क्या चीजें वो प्लान करके बैठा हुआ है, किस तरह से करके। आपको मैं वो प्रोग्राम भेजता हूँ, पूरा उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। हमारे ताजिर सनअतकार बेचारे क्या करें? दुबई जब जाते हैं, आपको काउंटर करना नहीं आता ना। अभी जब रमजान खत्म होगा और हमारे ताजिर सनअतकार सारे दुबई जाएंगे, तो उसके बाद फिर जब इनकी मुलाकातें होंगी होटल के बेसमेंटों में अपने साथी इंडियंस के साथ, तो फिर ये इनकी कहाँ इनको अपनी शरीयत याद रहेगी? वहां जाके तो सब एक साथ एक हमाम में। नहीं, मुझे इस बात पे भी देखिए, मुझे इस बात पे भी एतराज नहीं है। हम ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं। ये जो हमने एक हवा बनाया हुआ है ना कि जी इंडियंस के साथ कारोबार नहीं करना है, अब दुनिया के साथ काम करने को आप यूएई में बैठ के आप इसराइल के साथ काम करते हैं, दुनिया के साथ काम करते हैं जो ऑफिशियली आपको बंद है। अगर इंडिया आपको ये बात मीडिया पे नहीं करनी अनवार भाई, ये मीडिया पे बात नहीं करनी, वरना तो बहुत सारे आपके ताजिर सनअतकार फंस जाएंगे। नहीं, मैं ग्लोबल विलेज की बात। आप बिजनेस करें, लेकिन आप इंडिया में तो ये होता है कि अगर इंडियन प्रोडक्ट नहीं है और अगर आप मर जाएंगे, आपको जिंदगी नहीं मिलनी है, फिर आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट खाएं। इंडिया अच्छा, आपने आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर प्रोग्राम पर तशरीफ लानी है और हमने गुफ्तगू करनी है इस मौजू के ऊपर। आज मेरे पास वक्त महदूद था, इसलिए मैं आपसे इजाजत लूंगा। आज के लिए नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक है। जी बिल्कुल ईद मुबारक अभी खैर कह देंगे, आप अगली दफ़ा आइएगा। अभी तो ईद में थोड़ा सा अरसा है, दूसरे अशरे में हम, लेकिन मुस्तकबिल में ज़रूर कहेंगे। वैसे हमारे यहाँ तो समा ईद का ही लगता है, जो ही रोज़ा खुलता है उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशनें देख के लगता है कि रमज़ान का महीना है ही नहीं है, ईद ही चल रही है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं, हम अपने पैगामात से हमें आगाह करते रहा करें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।